हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना कक्षा 12 का 15वां चैप्टर, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है भुगतान शेष। इस चैप्टर की हमारी मुश्किल से 2 वीडियो बनेंगी और 2 वीडियो के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भुगतान शेष, पेमेंट ऑफ बैलेंस इसे हम बोलते हैं। तो क्या होता है भुगतान शेष? भुगतान शेष की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो भुगतान शेष या पेमेंट ऑफ बैलेंस क्या होता है कि कोई भी देश जिसके बाकी के शेष विश्व के साथ जो संबंध होते हैं, जितने भी उसके आर्थिक लेन देन होते हैं, एक देश का विश्व के विभिन्न देशों के साथ लेन देन होता है। किसी के साथ वो आयात करता है, निर्यात करता है, कुछ देता है, कुछ लेता है। तो एक देश का शेष विश्व के सभी देशों के साथ जो उसके सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन है, उनका रिकॉर्ड या लेखा जोखा, एक देश ने बाकी के शेष विश्व के साथ जितने भी लेन देन किए, जो भी उसने लिया दिया, उसका जो पूरा रिकॉर्ड है, लेखा जोखा है, वो क्या कहलाता है? वो भुगतान शेष कहलाता है, पेमेंट ऑफ बैलेंस कहलाता है। तो इसे हम रिकॉर्ड या लेखा जोखा ये शब्द लिखेंगे हम, और सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन लिखेंगे। सभी प्रकार के अंदर हमारे कई प्रकार के लेन देन होते हैं, तो वो सभी लेन देन उसके अंदर आ जाएंगे। तो जो लेन देन होते हैं हमारे, इन लेन देन से हमें कुछ मिलता है और कुछ हमें देना भी पड़ता है। तो हमने जैसे हम आयात करते हैं तो हम कुछ देते हैं, हमारी देनदारी बनती है। जब हम निर्यात करते हैं, बेचते हैं, तो हमें कुछ मिलता है। तो इन लेन देन से हमें क्या मिलता है? हमें कुछ रिसिप्ट्स और कुछ पेमेंट्स करनी पड़ती है। रिसिप्ट्स यानी कि जो हमें मिला, जो हमें प्राप्तियां हुई वो, और जो हमने दिया यानी कि हमने जो पेमेंट किए, भुगतान किए। तो इन लेन देनों में कुछ हमें प्राप्त होता है और कुछ हमें क्या करना पड़ता है? भुगतान करना पड़ता है। तो जो भी हमें मिला और जो भी हमें भुगतान देना पड़ा, एक देश ने शेष विश्व के से जो भी उसे मिला और जो भी उसने उस भुगतान किया, उन सब का रिकॉर्ड, उन सब का लेखा जोखा ही क्या होता है? भुगतान शेष कहलाता है, पेमेंट ऑफ बैलेंस कहलाता है। अब ये जो समस्त आर्थिक लेन देन है, जितने भी लेन देन है, ये लेन देन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो भुगतान शेष में जो जो लेन देन है, वो सब भुगतान शेष की क्या कहलाएंगी? मदें कहलाएंगी। तो आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि भुगतान शेष की मदें कौन कौन सी है, यानी कि जो मैंने कह दिया कि सभी आर्थिक लेन देन, उसमें कौन कौन से लेन देन आते हैं, तो इसकी क्या क्या मदें हैं या कौन कौन से इसके अंदर सौदे आते हैं। तो अगर हम भुगतान शेष की मदों की बात करें तो ये मदें 3 प्रकार की होती हैं। पहली को कहते हैं हम दृश्य मदें, दूसरी को कहेंगे अदृश्य मदें, और तीसरी को कहेंगे पूंजीगत अंतर। इसके अंदर, इन तीनों के अंदर जो हमने लिखा सभी आर्थिक या समस्त लेन देन, वो समस्त लेन देन इन तीनों के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहला जो पहली मद है दृश्य मद। दृश्य यानी कि जो दिखाई दे, विजिबल। तो दृश्य मदें वो मदें होती हैं यानी कि जिसको हम देख सकें, जिसे हम छू सकें, जिसका एक आकार हो और जिसकी एक शेप हो, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? दृश्य मदें कहलाएंगी। तो दृश्य मदें जो होती हैं, ये भौतिक चीजें होती हैं, इनको देख छू हम सकते हैं, इनका एक आकार होता है। तो दृश्य मदें कौन सी वस्तुएं होगी? दृश्य मदें वे हो गई जिन्हें हम वस्तुएं कहते हैं। वस्तु जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये चौक है, इन सब का एक आकार है, इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, इनका एक वजन है, ये दिखाई देने वाली चीज है। तो दृश्य मदें यानी कि वो मदें, वो चीजें जिनका एक भौतिक आकार है, तो इन्हें हम भौतिक वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का जिनका हमने आयात किया, निर्यात किया, वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? भुगतान शेष के अंतर्गत आएंगी, और भुगतान शेष की दृश्य मदों के अंतर्गत आएंगी। भुगतान शेष की दूसरी मद है अदृश्य। अदृश्य यानी कि इनविजिबल, जो हमें दिखाई ना दे। तो जो हमें दिखाई ना दे ऐसी मदें कौन सी होंगी? ये मदें हमारी सेवाएं होंगी। तो अदृश्य मदें होती हैं हमारी सेवाएं, जो कि अभौतिक होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, जिनका कोई आकार नहीं होता, जिन्हें हम महसूस करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? अदृश्य मदें। तो सभी प्रकार की वस्तुएं, सभी प्रकार की सेवाएं, वस्तुएं और सेवाएं मिलकर क्या बन गई? हमारी दृश्य मदें और अदृश्य मदें। तो एक देश विश्व के अन्य सभी देशों के साथ जिन वस्तुओं का आयात निर्यात करता है, जिन सेवाओं का या अदृश्य मदों का आयात निर्यात करता है, और तीसरी चीज पूंजीगत अंतर।
पूंजीगत अंतरण या पूंजी अंतरण क्या कहलाएगा कि वस्तुओं और सेवाओं के अतिरिक्त भी एक देश दूसरे देश के साथ लेन देन करता है। वो दूसरे देश के अंदर सीधे सीधे निवेश कर सकता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या कोई भी वहाँ पर जाकर कुछ ले सकता है, कुछ दे सकता है। तो जितने भी वस्तुओं को छोड़कर और सेवाओं को छोड़कर बाकी के जो भी उसके इन्वेस्टमेंट के तरीके रह गए वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? पूंजी अंतरण के अंतर्गत आएंगे। तो इन तीनों को अगर हम मिला दें तो भुगतान शेष की हमारी सभी मदें बन जाएंगी, दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण। इन तीन तरीकों से ही एक देश दूसरे देश के साथ लेन देन करता है। तो हमने पढ़ा कि भुगतान शेष होता क्या है, भुगतान शेष की मदें कौन कौन सी होती है। इसके बाद आगे आता है हमारा कि भुगतान शेष कितने प्रकार का होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने प्रकार का होता है। तो मैंने बताया कि भुगतान शेष के अंदर दो चीजें होती हैं, एक रिसिप्ट प्राप्तियां और दूसरी चीज भुगतान। कुछ हमें मिलता है, कुछ हम देते हैं। तो इस रिसिप्ट और इस पेमेंट, भुगतान और प्राप्ति के आधार पर ही हम भुगतान शेष को तीन तरह से हम इसे बांटेंगे। सबसे पहला जो हमारा होगा प्रकार वो होगा बचत का या अनुकूल। बचत का या अनुकूल की कब होगा? जब हमारी जो रिसिप्ट्स हैं, जो हमारी प्राप्तियां हैं, अगर वो हमारी ज्यादा है, किससे? हमारी पेमेंट से, यानी कि हमें प्राप्त ज्यादा हुआ है और हमने भुगतान कम किया। मान लिया हमें प्राप्त हुआ, हमारे निर्यात ज्यादा है जिससे हमें 1000 करोड़ मिले, जो हमने आयात किए जिनके बदले में हमें भुगतान करना पड़ा वो हमारा 800 करोड़ का है। तो क्योंकि हमें मिला 1000 और हमने दिया 800, तो 200 जो रह गई वो हमारी बचत रह गई। तो इस प्रकार का जब भुगतान शेष होता है जिसमें प्राप्तियां अधिक होती हैं और भुगतान कम होते हैं, रिसिप्ट्स ज्यादा होती हैं और पेमेंट कम होती है, तो उसे कहेंगे हम बचत का भुगतान शेष, सरप्लस का या बचत का, या फिर हम उसे अनुकूल, फेवरेबल बीओपी, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कह सकते हैं। तो बचत का या अनुकूल भुगतान शेष कब होगा? जब एक देश की प्राप्तियां उसके भुगतानों से अधिक होंगी, उसे मिलेगा अधिक और उसे देना कम पड़ेगा, तो उसे कहेंगे हम बचत का या अनुकूल भुगतान शेष। अब इसका अगर हम उलट कर दें, यानी कि अगर हमारी पेमेंट्स ज्यादा हो जाए और रिसिप्ट्स हमारी कम हो जाए, हमें देना ज्यादा पड़े और हमें प्राप्त कम हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? घाटे का, या फिर उसे कहेंगे हम प्रतिकूल भुगतान शेष। डेफिसिट या अनफेवरेबल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा जब हमारे भुगतान ज्यादा है और हमारी प्राप्तियां, रिसिप्ट्स कम है, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? घाटे के भुगतान संतुलन की स्थिति कहलाएगी। अब तीसरी जो स्थिति है वो क्या होगी? अगर हमारी रिसिप्ट्स और हमारी पेमेंट्स, हमारी प्राप्तियां और हमारे भुगतान दोनों बिल्कुल बराबर है, जितना हमें मिला है उतना ही हमने दिया है, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? वो स्थिति संतुलन की स्थिति कहलाएगी। तो उसे हम कहेंगे कि हमारा भुगतान शेष किस प्रकार का है? संतुलित है। तो इस प्रकार से भुगतान शेष को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन इसके प्रकार हो गए, एक बचत का या अनुकूल, दूसरा घाटे का या प्रतिकूल और तीसरा संतुलित, जब दोनों चीजें बराबर हैं। तो भुगतान शेष क्या होता है, कौन कौन सी उसकी मदें होती हैं, कितने प्रकार का होता है। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कि व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर क्या है। बच्चों, व्यापार शेष के बारे में हम कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं, व्यापार शेष क्या होता है, और यहाँ पर हम भुगतान शेष के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो व्यापार शेष की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पहला अंतर हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम इनकी डेफिनेशन का, इनकी परिभाषा का। तो व्यापार शेष क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि भुगतान शेष के अंदर तीन मदें होती हैं, दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजीगत मदें। अगर हम सिर्फ दृश्य मदों की बात करें, सिर्फ वस्तुओं की बात करें और वस्तुओं के आयात निर्यात की बात करें, एक देश ने कितना वस्तुओं का आयात किया और कितना वस्तुओं का निर्यात किया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो व्यापार शेष कहलाएगा। तो व्यापार शेष की हम परिभाषा लिखेंगे कि जो दृश्य मदें हैं या जो वस्तुएं हैं उनके आयातों और निर्यातों का अंतर, वो क्या कहलाता है? हमारा व्यापार शेष। लेकिन भुगतान शेष क्या होता है? जिसमें दृश्य मदें भी होती हैं, अदृश्य मदें भी होती हैं, पूंजीगत अंतरण भी होती है, समस्त लेन देन होती है, समस्त आर्थिक लेन। तो सबसे पहला अंतर हमारा क्या बन जाएगा? परिभाषा का अंतर। दूसरा अंतर बनेगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक दृश्य मदें हैं जबकि यहाँ पर सभी हैं, तो ये जो हमारा व्यापार शेष है ये एक छोटी, एक संकुचित धारणा है, जबकि भुगतान शेष एक विस्तृत धारणा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा व्यापार शेष है वो एक हिस्सा है, वो एक भाग है इसका भुगतान शेष का, भुगतान शेष का एक अंश है।
तो यहाँ पर केवल दृश्य मदों को लिया गया है, यहाँ समस्त आर्थिक लेन देन को लिया गया है। अगला जो अंतर बनेगा वो बनेगा हमारा कि जो व्यापार शेष का घाटा होता है, यानी कि अगर वस्तुओं का हमने आयात ज्यादा कर लिया और निर्यात हमने कम किया तो व्यापार शेष में घाटा हो जाएगा। तो व्यापार शेष के घाटे को हम पूरा कर सकते हैं। कैसे पूरा करेंगे? हम जो हमारा भुगतान शेष का घाटा है उसकी मदद लेकर हम व्यापार शेष के घाटे को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर भुगतान शेष में जब घाटा होता है तो उसे हम व्यापार शेष से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार शेष तो इसका एक हिस्सा मात्र है। जब इसके अंदर घाटा है तो भुगतान शेष तो पहले से ही अगर घाटा है तो हम उसे व्यापार शेष से कैसे पूरा कर सकते हैं? तो इस तरह से व्यापार शेष के घाटे को हम पूरा कर सकते हैं भुगतान शेष की मदद से, लेकिन भुगतान शेष को हम इसकी मदद से पूरा नहीं कर सकते। अगला अंतर है कि जो व्यापार शेष है वो हमारा एक छोटी इकाई है, तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है एक अर्थव्यवस्था के लिए जितना महत्वपूर्ण उसका भुगतान शेष होता है। और अगर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात देखें तो जो भुगतान शेष होता है उसे हम दो तरीके से हम इसकी गणना करते हैं, एक तो लेखे की दृष्टि से और एक बिना लेखे की दृष्टि से। तो बिना लेखे की दृष्टि से तो यहाँ पर हमारा घाटा भी हो सकता है भुगतान शेष के अंदर और बचत का भी हो सकता है, लेकिन लेखांकन की दृष्टि से हम दोनों को लिखते हैं, प्राप्तियों को भी लिखते हैं, भुगतान को भी लिखते हैं, और वो प्राप्तियां हमेशा भुगतानों के बराबर होती हैं। तो लेखांकन की दृष्टि से सदैव हमारा भुगतान शेष क्या होता है? संतुलित होता है, हमेशा उसकी प्राप्तियां उसके भुगतानों के बराबर होंगी, क्योंकि जितना हम लेंगे उतना ही हम देते हैं वस्तुओं के रूप में और उनकी कीमत के रूप में हम लेते हैं। तो ये दो अंतर हो गए हमारे कुछ व्यापार शेष और भुगतान शेष के अंदर। हमने पढ़ा भुगतान शेष होता क्या है, कौन कौन सी मदें उसके अंदर होती हैं, कितने प्रकार का होता है, और इसके अलावा व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर क्या होता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भुगतान शेष जब एक अर्थव्यवस्था का होता है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि जो प्रतिकूल और घाटे का भुगतान शेष है तो हम उसे किन किन तरीकों से ठीक कर सकते हैं। तो दूसरी वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।